प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं एडगेट बुक का अध्याय 1 परिमेय संख्या है। इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को समझेंगे। तो यहाँ इसके अंतर्गत जो पहला सवाल प्रश्न 1 है, जिसमें लिखा है कि परिमेय संख्या का योज्य तत्समक लिखिए। योज्य तत्समक मतलब ऐसी संख्या हमको लिखना है जिसका किसी परिमेय संख्या में जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता हो। तो यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसके लिए अगर हम देखें, जैसे कोई भी परिमेय संख्या 1/2, जिसमें अगर शून्य जोड़ा जाए तो इसको जोड़ने पर 1/2 ही आता है, या शून्य में अगर 1/2 या इस प्रकार की कोई भी परिमेय संख्या लें, उसको जोड़ने पर इसका उत्तर 1/2 ही आएगा, अर्थात इसको जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पर कोई अंतर नहीं आता, वह उसके लिए योज्य तत्समक कहलाता। तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा योज्य तत्समक होगा वह शून्य, क्योंकि शून्य ऐसी संख्या जिसको किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर उसमें कोई अंतर नहीं आता, तो यह योज्य तत्समक कहलाएगा। दूसरा प्रश्न जो है उसमें ये दिया गया है कि परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक लिखिए। गुणात्मक तत्समक का मतलब ऐसी संख्या जिसका किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी संख्या, जैसे अगर हम मान लें कि एक उदाहरण के लिए 3/4 में अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो उत्तर इसका 3/4 ही आता है, या 1 में अगर हम 3/4 का गुणा करें तो भी उत्तर 3/4 ही आएगा, अर्थात 1 का गुणा करने पर इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। इसलिए तो हमारा जो उत्तर होगा कि इसका योज्य तत्समक क्या होगा, तो यहाँ पर गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो गुणात्मक तत्समक 1 होगा। तो 1 इसका गुणात्मक तत्समक होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 2 में देखें, ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ मान ज्ञात करना है। तो इसमें मान ज्ञात करना है, तो इसमें जो संख्याएं दी गई है 3/7 धन ऋण 6/11 धन, अब धन और ऋण का ऋण हो जाएगा 8/21 धन 5/22। जब इसको हम हल करेंगे तो हम या तो सभी संख्याओं का एक साथ लघुत्तम समावर्त लें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि देख रहे हैं 7 के पहाड़े में 21 आता है, मतलब 7 और 21 इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और 11 दूनी 22 होता है तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं। हम पहले 3/7 ऋण 8/21 को पास में लिख दिए। इसी प्रकार ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा, तो ऋण 6/11 और धन 5/21, ये दोनों संख्याओं को पास में हमने लिख दिया। यहाँ हम क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ इन दोनों को अगर हम हल करना चाहें तो यहाँ 21 है, तो 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो अर्थात ये दोनों संख्याओं के हर समान करने के लिए हम 3 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों में कर दें। तो यहाँ 3 का गुणा नीचे किया तो उतने का ही ऊपर। ऋण इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि हम 21 इसका हर बना रहे हैं, इन दोनों संख्याओं को हल कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे वाली दोनों संख्याओं में ऋण 6/11 है और यहाँ 22 है, तो 11 दूनी 22 होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके हर को समान, इन हर समान हर बनाने के लिए 11 × 2, और यहाँ पर भी हमने 2 का गुणा किया। इस प्रकार यह हो जाएगा 5/22, वैसे ही रहने देंगे। अब हम देखें कि यहाँ गुणा करने पर 3 × 9, तो ऊपर आ गया 9, और 7 × 21, तो नीचे 21, ऋण 8/21। ये दो संख्याएं समान हर वाली बन गई। फिर अगली जो 2 संख्याएं हैं इसमें ऋण 6 दूनी 12/11 दूनी 22। इसी प्रकार यह 5/22 हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये दोनों समान हर वाली हो गई और ये दोनों समान हर वाली। अब इसको अगर हम आगे हल करेंगे तो ये दोनों को एक साथ कर लें तो इन दोनों का लघुत्तम समावर्त 21 हो गया। तो 9 ऋण 8 इसमें आ गया, ऋण यहाँ इन दोनों में नीचे 22 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 धन 5। तो अब ये 12 जो है ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ हम इसमें देखें तो 9 में से 8 गया तो 1, तो 1/21 बचा। ऋण यहाँ पर इसमें से घटेगा तो 12 में से 7/22 बच जाएगा। अब हम आगे ये 2 हमने सरल करके 2 संख्याएं इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का लघुत्तम समावर्त अगर हम लेंगे तो यहाँ
हम सीधे एक नियम लगा सकते हैं कि इसका जो लघुत्तम समापवर्त लें या फिर दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में 21 गुणित 22 हमने ऐसा लिख लिया, दोनों का गुणनफल नीचे आएगा और 22 यहाँ पर आ जाएगा। तो 22 लिख लिया, ऋण 21 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो 7 गुणित 21। तो हम यहाँ पर देखें तो ये 22 बटे 22 ऋण 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 147 हो गया। बटे में 21 और यहाँ पर ये 22 था, इनका गुणा अगर हम करते हैं तो ये 462 होगा। और इस प्रकार हम देखें तो इसमें से 147 में से अगर हम 22 को घटाते हैं तो 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, और एक ऋण 125 बटे 462 जो कि इसका उत्तर होगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऋण 125 बटे 462। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि ज्ञात कीजिए ऋण 4 बटे 5 गुणित 3 बटे 7 गुणित 15 बटे 16 गुणित 14 बटे 9। तो इसको हल करने के लिए हम देखें कि सबके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो अर्थात हम इसमें आसानी से देखें कि ऋण 4 बटे 5 गुणित 3 बटे 7 15 बटे 16 गुणित ऋण 14 बटे 9। तो इसमें कौन सी संख्याएं कट सकती है? सरल हो सकती है तो 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पूरा सब सरल करने पर ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, और यहाँ ऋण और यहाँ पे भी ऋण, तो ऋण गुणित ऋण बराबर धन, तो अर्थात 1 ऊपर बचेगा और नीचे यहाँ देख रहे हैं सिर्फ 2 बचा है, तो अर्थात इसका जो उत्तर होगा वह आ जाएगा 1 बटे 2। दूसरी संख्या 4 बटे 12 एक कोष्टक में ये दी गई है, दूसरे कोष्टक में हम देखें 9 बटे 16 गुणित ऋण 3 बटे 9। इन दोनों सवालों में इस पहले कोष्टक में भी 9 बटे 16, दूसरे में भी 9 बटे 16, तो यहाँ दोनों अगर हमको जब दिख रहा है तो इसको हम उभयनिष्ठ या कॉमन ले लें सामने। तो 9 बटे 16 को हमने बाहर उभयनिष्ठ या कॉमन लिया तो अंदर 4 बटे 12 ये बचेगा धन, और ये ऋण 3 बटे 9 बचेगा। तो ये वितरकता नियम के आधार पर हमने यहाँ पर इसको बाहर निकाल लिया जो एक जैसी संख्या है। अब यदि हम इसमें 9 बटे 16 वैसे ही रहेगा, अंदर 4 बटे 12 धन ऋण का ऋण, ऋण 3 बटे 9। अब कोष्टक को जब हम हल करेंगे तो बोडमास नियम के अनुसार पहले कोष्टक को अंदर हल कर लें। यहाँ दोनों का लघुत्तम समापवर्त 12 और 9, तो हम देखें कि 12 और 9 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा ऐसी कौन सी संख्या है, तो 36 दोनों के पहाड़े में आता, मतलब 12 और 9 का लघुत्तम समापवर्त 36 होगा। तो हम इसको 9 बटे 16 वैसे ही रहेगा, यहाँ 36 इसका लघुत्तम समापवर्त, तो नीचे हमने 36 लिखा और 12 का भाग देंगे 36 में 3 बार, तो 4 गुणित 3, फिर ऋण 9 का भाग देंगे 36 में तो 4 बार जाएगा, 9 चौके 36, तो 4 गुणित 3। इस प्रकार से हम देखें 9 बटे 16 और यहाँ पर ये बन गया 12 बटे 12 ऋण 12 बटे 36। तो यहाँ 9 बटे 16 और 12 में से 12 गया तो 0 बटे 36। जब हम कोई भी संख्या ऐसी जिसमें शून्य आता हो ऊपर, तो अंश में शून्य मतलब ये संख्या पूरी शून्य, और शून्य के साथ अगर गुणा किया जाए किसी का भी तो वो भी शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा, उत्तर बराबर 0 होगा। इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 5 में देखें तो यहाँ भी वितरकता नियम के आधार पर इस सवाल को हमको हल करना है। तो वितरकता नियम के आधार पर अगर हम सबसे पहले देखें कि पहली संख्या 7 बटे 5 गुणित ऋण 2 बटे 12 और दूसरे कोष्टक में 7 बटे 5 गुणित 5 बटे 12। तो यहाँ अगर हम इसमें गुणा का चिन्ह लगाए और यहाँ पर
बीच में धन है, तो ये पहले इसमें भी 7/5, दूसरे में भी 7/5, तो 7/5 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ कोष्टक के अंदर जो बचेगा ऋण 2/12 धन 5/12। अब यदि हम दोनों में 12 है, मतलब दोनों के हर समान है, तो यहाँ 7/5 जैसा वैसे ही रहेगा, दोनों का लघुत्तम समापन तो 12 हो जाएगा, तो ऋण 2 धन 5। तो इसमें 7/5 कोष्टक के अंदर, तो 5 में से 2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, तो 3/12। अब ये सरल हो रहा तो हम इसको सरल कर लें, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ पर 7/5 और नीचे कितना है 4, तो ये हो जाएगा 7/20। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर हो जाएगा 7/20 इसका उत्तर हो जाएगा। हम सवाल क्रमांक 6 में देखें, ये भी वितरकता नियम, गुणन की योग पर वितरकता। तो गुणन की योग पर वितरकता का मतलब इसका गुणा हम इसमें भी करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें भी करेंगे। तो यहाँ हम देखें ऋण 3/4 गुणित कोष्टक के अंदर लिखा है 2/3 धन ऋण 5/6। तो यदि इसका हम गुणा करते हैं तो ऋण 3/4 का पहले इसके साथ करेंगे तो गुणित 2/3, फिर धन का चिन्ह है तो धन लगाया, फिर ऋण 3/4 इसका गुणा हम ऋण 5/6 के साथ करेंगे, ऋण 5/6। अब जो आसानी से यहाँ सरल हो सकता है, जो कट सकता है, इसको काट लें। तो यहाँ देखें तो 3 से 3 कट सकता है और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बचा, ऊपर बचा है ऋण 1 और नीचे यहाँ पर 2 बचा है धन। अब यहाँ भी आसानी से हम देख रहे हैं ऋण 3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर ऋण 1 है, तो यहाँ पर अब ये ऋण 1 और ऋण का क्या बन जाएगा धन, तो इसलिए धन, और यहाँ पर हो जाएगा 5/4 दूनी 8। इस प्रकार से ऋण 1/2 धन 5/8। अब इसमें हम देखें कि दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त होगा 2 और 4 का, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, मतलब हम दोनों के हर समान करने के लिए 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का, उतने का ही गुणा ऊपर कर दें, जितना नीचे कर रहे हैं उतना ही ऊपर, धन 5/8। तो ऋण 4/8 धन 5/8। अब दोनों के हर समान हो गए तो हम नीचे 8 लिख देंगे, तो ऋण 4 धन 5, तो 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1, तो 1/8। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर बराबर 1/8। इसी क्रम में हम अगला सवाल देखें, तो सवाल क्रमांक 8 में देखें, इसका भी हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6, ये दिए गए परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ हम देखें कि इसमें 3/5, यहाँ पे भी 3/5 दिख रहा है, तो ये दोनों को हम पास पास में कर लें। तो ऋण 2/3 गुणित 3/5 ऋण 3/5 गुणित 1/6 धन 5/2। 5/2 को हमने अलग पीछे लिख दिया। अब यहाँ इन दोनों में से 3/5 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 3/5 को हम उभयनिष्ठ ले लें। 3/5 को सामने लिया तो यहाँ बचा ऋण 2/3 और ऋण 1/6 और धन ही 5/2 अलग से लिखा हमने। अब यहाँ देखिए 3/5 शुरू का तो वैसे ही रहेगा, अंदर यहाँ कोष्टक में 3 और 6 है, तो 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3 दूनी 6 होता है। तो इसके हर को समान करने के लिए हम 3 में अगर 2 का गुणा नीचे करते हैं तो उतना ही ऊपर भी करना पड़ेगा। और ऋण 1/6 धन 5/2, इसमें 3/5 कोष्टक के अंदर ये यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, तो ऋण 4 और दोनों का हर इसमें भी 6 आ जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 एक बार लिख देंगे हम, और ऋण 1 धन 5/2। तो अब यहाँ देखें हम तो 3/5 गुणित अभी ऋण 4 और ऋण 1 ऋण 5 हो गया, बटे में 6 धन 5/2। तो अब ये 5 से 5 सरल करेंगे तो 5 से 5
एक बार कट जाएगा तो ये ऋण 1 हो गया, तो और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ बचा है ऋण 1/2। तो ये जो शेष संख्या जो बच रही ऋण 1/2 और यहाँ धन 5/2। तो अब देख रहे हैं दोनों के हर समान है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा लघुत्तम समापद में। ऋण 1 धन 5 अंश में आ जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4/2, तो 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो उत्तर आ गया इसमें 2। तो इस प्रकार हम देखें कि इसको हल करने पर उत्तर 2 आएगा। अगले सवाल में हम सवाल क्रमांक 9 में देखें। तो सवाल क्रमांक 9 में योग ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको योग ज्ञात करना है, तो इसमें ऋण 2/3 धन 3/5 धन ऋण 5/6। तो इसमें जब हम सबसे पहले बोर्ड मास रूल के नियम के अनुसार हम ऋण 2/3 ये उसको वैसे ही रहने देंगे, कोष्टक के अंदर का हम चिन्ह हल करेंगे। तो देखें धन ऋण का होता है ऋण, तो कोष्टक के अंदर ये बन जाएगा 3/5 ऋण 5/6। अब हम देखें कि दोनों के हर समान नहीं है, तो इनको समान करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 6 है इसका गुणा इसमें ऊपर नीचे कर दो, इसका 5 का इसमें ऊपर नीचे कर दो, तो दोनों के हर समान हो जाएंगे। या फिर हम लघुत्तम समापवर्त निकालें, तो यहाँ 6 का अगर हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे दोनों में, तो 6 का गुणा नीचे भी और 6 का गुणा ऊपर भी कर दिया। इसी प्रकार 5/6 है, तो इसमें ये 5 है, तो ये 5 का गुणा नीचे और 5 का गुणा ऊपर। इस प्रकार से ऋण 2/3 धन 6 × 18 और 5 × 6 = 30। इसी प्रकार से 25 और बटे में 30। तो यहाँ ऋण 2/3 धन, यहाँ लघुत्तम समापवर्त में 30 आ जाएगा, तो 18 ऋण 25। तो यहाँ पर हम देखें कि ऋण 2/3 धन, इसमें से जब 25 में से 18 घटेगा तो बचेगा ऋण 7, तो ऋण 7/30। अब यहाँ पर ये जो ऋण का चिन्ह है तो ऋण धन का ऋण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे पास जो संख्याएं आ रही है, पहली है परिमेय संख्या ऋण 2/3 और ऋण 7/30। तो अब दोनों के हर समान नहीं, तो हर को समान करने के लिए जैसे 30 है तो 3 में कितने का गुणा किया जाए, 10 का। तो ऋण 2/3 है तो 10 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 10 का ऊपर भी कर देंगे, तो ऋण 7/30। तो ये हो गया ऋण 20/30 ऋण 7/30। तो यहाँ अब देखिए कि दोनों के हर समान हो गए, तो हम नीचे 30 लिख देंगे। अब ऋण 20 ऋण 7, तो ये कितना हो गया, ऋण 27/30। तो इसको अगर हम सरल करते हैं तो 9 से 9 × 27, 3 से अगर कर लें तो 3 9 27 और 3 से 10, तो उत्तर हो जाएगा ऋण 9/10। ये इसका उत्तर होगा। उत्तर बराबर ऋण 9/10 हो जाएगा। अगले सवाल में हम देखें 10वां सवाल। तो इसमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहली परिमेय संख्या लिखी 1/2 भागित पुस्तक के अंदर ऋण 1/3 भागित 2/5। हमको मालूम है कि जब हम परिमेय संख्या के भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो जो संख्या है वो पलट जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ऋण 1/3 तो वैसे ही रहेगा। ये भाग का हम जब गुणा में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 5/2। अब यहाँ 1/2 भागित, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो यहाँ कोई सरल नहीं हो सकती, ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं कट रही, तो 5 एकम 5, तो ये ऋण 5 और बटे में 3 दूनी 6। अब पुनः ये भाग का चिन्ह है तो फिर संख्या पलट जाएगी, तो 1/2 गुणित 6/5। अब ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह हम मानक रूप में ऊपर ही रखते हैं। तो यहाँ इसको अगर सरल करते हैं तो ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 × 6, तो ये आ जाएगा 3/5। और ये ऋण का चिन्ह अगर ऊपर ले जाना है तो हम ऋण 1 का गुणा दोनों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस प्रकार से ये बन जाएगा ऋण 3/5। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर बराबर आएगा ऋण 3/5। इस प्रकार हमने 10 सवालों को हल किया है। इनका बार बार अभ्यास करें जिससे कि आने वाली परीक्षा में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।